हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, देखिए हम लोग आपको दिन पर दिन हर दिन एक अलग प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, अलग बुक से लेके आ रहे हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो सकें और जहाँ से जितनी भी चीज़ें बनती हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट में जिस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं जो भी बुक्स पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि यार यहाँ से हिंदी ये वाली पढ़ सकती है, वो मैं बुक कंप्लीट करा देता हूँ। मुझे लगता है कि आज यार ये वाले में 40-50 क्वेश्चन बनना है तो 40-50 करा दिए गए। आज इस वाले प्रैक्टिस सेट में देखा, अच्छा यार ये तो सही प्रैक्टिस सेट है, चलो अच्छा ऐसा करते हैं, ये करा देते हैं। ये क्यों करा रहा हूँ? जिससे आपको जो पूरा पैटर्न है वो एक बार में कंप्लीट हो सके। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट और देखेंगे कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है। तो अतिथि का लिखा हुआ है यात्री, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, उत्तर, और लिखा हुआ है साधु। तो जो अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं होता है वो उत्तर नहीं होता है। ठीक है, बाकी इसके यात्री भी हो जाएगा, साधु भी हो जाएगा और यज्ञ में सोमलता लाने वाला, ये सब समानार्थी। देखो ये कठिन होते हैं, समानार्थी शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। फिर 27 से लेके 31 तक जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 27 से लेकर 31 तक एक अनुच्छेद दिया है जिसको पढ़ना है और फिर हमको इसके बारे में जो क्वेश्चंस होंगे उनको जवाब देना है। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप के में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्य आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी में के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय निबंधों की तार्किक व्याख्या की जाती है। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल में निबंध संस्कृत के निबंधों के ठीक उल्टे है। उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तित्व का गुण सर्वप्रधान है। साहित्य हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्ति के अधिक अनुकूल हैं। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़िवादी दिखाई पड़ती है। सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। चलो तो देखो, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा, क्या होगा? हिंदी साहित्य, गद्य की विधाएं। निबंध क्या है? रचनात्मक साहित्य। तो देखो ये जो पूरा पैराग्राफ था, ये पूरा जो गद्यांश था, इसके बारे में एक ही बात चल रही थी, निबंध के बारे में। इसका जो अगर शीर्षक हो सकता है तो वो निबंध क्या है, ये बहुत अच्छा शीर्षक हो सकता है इसके बारे में। 28 नंबर देखेंगे, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? तो हिंदी में अगर निबंध का प्रारंभ इस पैराग्राफ के हिसाब से देखें, इस अनुच्छेद के हिसाब से देखें, तो भक्ति काल से, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, छायाबद्ध। तो उसने बताया था कि भारतेंदु युग से जो है, भारतेंदु जो थे इन्होंने निबंध लिखना स्टार्ट किया था और इनके वहाँ से कई तरीके के निबंध जो है लिखने की बात आई है और इस तरीके की चीज़ें इन्होंने कई चीज़ें स्टार्ट की थी, शुरू की थी। निबंध के संदर्भ में एक असत्य कथन है, वो बताना है कि भाई क्या असत्य कथन हो जाएगा। निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है, बिल्कुल सही है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का उल्लेख भी किया जाता है, बिल्कुल सही। निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है, ये भी सही। वर्तमान काल में निबंधों में व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का गुण होता है, नहीं, ये गलत है। ये इसके लिए नहीं कहा गया था, आप पैराग्राफ पढ़िएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। 30 नंबर, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव जो है वो क्या है? साहित्य, निबंध, स्वाधीनता और इतिहास बोध। जो आधुनिक मनुष्य था, जो आधुनिक मनुष्य है, उसका जो केंद्रीय भाव है वो स्वाधीनता ही है। 31 नंबर देखिए, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में क्या में सत्य कथन है? भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है क्या? गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंदु से होता है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध की परंपरा आरंभ होती है।
वैसे देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बताया गया था भारतेंदु और जो उनके सहयोगी थे, निबंध लिखने की जो परंपरा का आरंभ है ये वहीं से हुआ है, और ये पैराग्राफ में एक जगह पे लिखा हुआ था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि सत्य कथन पूछा था, तो ये बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए 32 नंबर देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। अच्छा, गुणवाचक देखना है, ऐतिहासिक, प्रभावशाली, पाश्चात्य, रस्सी लंबी, बहुत लंबी रस्सी, तो उसने कहा था गुणवाचक विशेषण। तो देखो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे तो जो ऐतिहासिक लिखा हुआ है ये इतिहास से मिलकर बनता है, अगर इतिहास में एक शब्द जोड़ देंगे तो ऐतिहासिक बन जाएगा। प्रभाव में अगर हम लोग शाली जोड़ दें तो प्रभावशाली हो जाएगा। और जो पाश्चात्य है वो तो अपने आप में एक अलग शब्द है। देखो गुणवाचक जो संज्ञा होती है, जो गुणवाचक होते हैं उनका मतलब होता है कि जिस शब्द से संज्ञा का जो गुण है, दशा या उसके स्वभाव का जो वर्णन मिलता है उसी को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बहुत लंबी रस्सी, तो ये जो है ये गुणवाचक जो है यहाँ पे ये नहीं बन रहा है, ठीक। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो ये तो आपको बहुत सरल क्वेश्चन हो गया कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसको कहते हैं? जिन शब्दों से जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। सक्रिया क्या होती है? जिस कार्य से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया होती है। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। 34 नंबर, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत नई जो है ये लोकोक्ति आपके सामने आई है, अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट किए हैं उसमें इस तरीके की कोई भी जो है अभी तक आपकी प्रैक्टिस सेट में कहीं पे भी इस तरीके की लोकोक्ति नहीं आई है। अब ये बिल्कुल नहीं है, तो नाक दबाने से मुंह खुलता है, इसका मतलब होता है कि ज्यादा बातें बोल करना, मुंह उसके अनुसार बातें, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ये बन जाएगा कि कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। नाक दबाने से मुंह खुलता है तो मतलब कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। चलो, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गाड़ी वाला शब्द है, तो गाड़ी में गाड़ी मुख्य शब्द होता है और प्रत्यय या उपसर्ग जो लगते हैं वो मुख्य शब्द के पहले या बाद में लगते हैं। तो उपसर्ग लगते हैं पहले, प्रत्यय लगते हैं बाद में। तो इसमें गाड़ी के आगे क्या जोड़ा गया है? वाला, तो ये गाड़ी वाला हो जाएगा। 36 नंबर, निम्न शब्द की शुद्ध वर्तनी के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनना। अतिथि, अतिथि का जो है निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी के लिए दिए गए 4, अच्छा शुद्ध वर्तनी बतानी है हमको यहाँ पे कि इनमें से जो शुद्ध वर्तनी है वो लिखी कौन सी है। तो जो अतिथि शब्द दिया गया है अगर इसके सही विकल्प देखेंगे तो अथाथि, अतिथि, अतिथि, अतिथि। तो देखा जाए तो तीसरा वाला बिल्कुल सही है, छोटी की मात्रा दोनों में लगती है तो दोनों में लगी हुई है, यही सही बन जाएगा। 37 नंबर, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? बहुब्रीहि समास के दोनों पद गौड़ होते हैं, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होते हैं। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है और इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 दे रहे हैं, तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है, नहीं, तत्पुरुष समास जो होता है इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है, गौड़ नहीं होता, प्रधान होता है। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वो कौन सा अलंकार कहलाता है? यमक, रूपक, वक्रोत या श्लेष। अब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, ठीक है, तब उसमें श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गहने उबरे, मोती मानुष चूर्ण। अब इसमें जो पानी है वो मोती के लिए अलग, वो मानुष के लिए अलग है, चूर्ण के लिए अलग है। तो यहाँ जो है अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग आया है। देखो पानी के तीन चीजें बोली गई, पानी के 3 अर्थ हैं। मोती के लिए अगर देखोगे तो पानी का अर्थ चमकना हो जाएगा। अगर मनुष्य के संदर्भ में देखोगे तो पानी का अर्थ जो है इज्जत, सम्मान, ये बन जाता है। और जो चून लिखा हुआ, चून का मतलब चूना होता है। अगर इसके संदर्भ में देखोगे तो पानी का अर्थ पानी ही रहता है क्योंकि पानी उसमें मिलाया जाएगा, ठीक, इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। 39 नंबर, दिए गए वाक्य को पहचानना। अच्छा, छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे, इस वाक्य में अवयव के प्रकार को पहचानना है। अच्छा, छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। देखो निपात होता है तो निपात में तो आपके किसी ना किसी उस पर जोर दिया जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता। क्रिया विशेषण इसमें बन नहीं रहा। विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक अवयव। देखो समुच्चय बोधक
अवयव जो है यहाँ पे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है भागने लगे। बच्चे क्या है, एक तो होगा नहीं, बच्चा होता तो एक होता, बच्चे हैं तो ज्यादा हैं। अब अगर विस्मयादि बोधक होता है तो इसका मतलब था कि विस्मयादि बोधक में काफी चीजें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। 40 नंबर, श्रीदेवी में के लिए सुवर मिला, इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है? अरे भाई बहुत थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन आया कि श्रीदेवी के लिए सुवर मिला। सुवर, सुवर नहीं, सुवर मिला। तो सु का जो है, सु का मतलब होता है अच्छा, वर का मतलब होता है भाई दूल्हा, ठीक है। तो सुवर मतलब अच्छा, और अच्छा क्या होता है, तो वो गुण हो जाएगा, तो गुणवाचक विशेषण ये बन जाएगा। ये लीजिए भाई बन गया। 41 नंबर देखिए, क्या आप घर भी जाएंगे, इसमें रेखांकित पद जो है आप, तो आप क्या होता है, आप हमेशा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करेंगे। अगर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करेंगे तो तुरंत ये क्या बन जाएगा, सर्वनाम बन जाएगा। देखिए हिंदी सरल है, बट दोस्त आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि ये आखिर आया कहां से और इसके बारे में क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, घर, आप, पहाड़ और नदी। देखो ऊपर और नीचे दोनों एक जैसे हैं। देखो दो क्वेश्चन से आपको यहाँ पे भी आप है, क्या है, सर्वनाम है, यहाँ पे भी क्या है, सर्वनाम बताना है। आप मिल गए, तुरंत लगा दीजिए। एक क्वेश्चन के साथ में दो क्वेश्चन सही, बाई वन गेट वन फ्री। फिर 43 नंबर, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें तथा तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। देखो भाई, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। ओहो, एक हिस्सा बनकर गुजर गई है जिंदगी मानसिक तनाव से और आधुनिक परिवार का, नहीं तो फिर देखा जाए तो जो इसमें जो लिखा सेकंड वाला लिखा है, जो गुजर गई है, तो उस गुजर गई का क्या मतलब, वो मर गया, दुनिया से चला गया, नहीं ना, गुजर रही है। अगर जो है आधुनिक परिवार का हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है, ये सही हो जाएगा। तो यही गलत था, इसमें यही सही करना था हमको। 44 नंबर, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है, जिसके पास कुछ नहीं होता वो अकिंचन कहलाता है। ये लीजिए भाई। 45 नंबर देखेंगे, विस्मरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अविश्वास, अवहित, अस्मरण और स्मरण। तो अगर विस्मरण का विलोम शब्द पूछा जा रहा है तो विस्मरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्मरण हो जाता है। विस्मरण का मतलब होता है भूलना और स्मरण का मतलब होता है याद रखना। बर्बर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो बर्बर का जो होता है वो बहुत ही मतलब बदतमीज किस्म का इंसान कहा जाता है। बर्बर का मतलब कह सकते हैं असभ्य जिसको कहा जाता है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, विलोम बताना है तो सभ्य हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस सेट है ये। इसमें हिंदी के लेवल को जो इतनी अच्छी तरीके से जो मैच किया गया है, ये मुझे नहीं लगता है कि अभी तक किसी भी प्रैक्टिस सेट में, बच्चों ने मुझे टेक्स्ट बुक के भी दिखाए हैं, टेक्स्ट बुक में अच्छा होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा। इसमें जो तौर तरीके, जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न रखा है वो बहुत अच्छा। कुछ तो आपके विलोम शब्द तो बहुत सस्ते सरल थे, लेकिन इन्होंने जो लोकोक्तियां और मुहावरे रखे बहुत अच्छे थे। 47 नंबर, निम्न प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से, स्वर तो देखो भाई बिल्कुल आजाद होते हैं, वो किसी की सहायता से नहीं, अकेले होते हैं। तो देखो इसमें लिखा है जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए, तो स्वर, व्यंजन, वर्णमाला और ध्वनियां। देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि स्वर बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, वो उनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाए, इसीलिए लिखा था वर्ण स्वर की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। 48 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो अनुस्वर, अनुनासिक, हलंत या स्वर। तो इसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग नहीं लगाते हैं, जैसे अगर कोई संधि विच्छेद करते हैं, जैसे मान लीजिए तत् लिख दिया, अब ये जो तत् लिखा है इसका मतलब ये ता जो है इसमें कोई भी स्वर नहीं होगा। जब ये नीचे जो हलंत लगा है इसमें कोई भी स्वर नहीं होगा, ये स्वर रहित होगा। ठीक, चलिए 49 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो सरिता, आपदा, निम्नगा और आपगा। इसमें पर्यायवाची पूछा जा रहा है किसका नहीं है, तो नदी का पर्यायवाची। तो नदी का पर्यायवाची इसमें कहीं पे भी आपदा नहीं होता है। ठीक है, सरिता, निर्झरी, तरंगिनी, पयस्विनी, स्रोत, सुहिनी, लहरी, अपगा, सरी, तरणी, इस तरीके के पर्यायवाची बहुत से होते हैं। चलिए 50 नंबर देखेंगे, शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा होगा। शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण। ठीक है, ये इसका विलोम शब्द बन जाता है।
चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो आज के हमारे जो पूरे 25 क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़बरदस्त 25 क्वेश्चन थे। इसमें वो पूरे तरीके से जो आपका ग्रुप सी में जो लेवल होता है तो बिल्कुल उसी तरीके से है और बढ़िया लेवल है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके के लेवल होने चाहिए और इसी तरीके का पेपर आपका आना चाहिए। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।